हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डेहर्नडॉर्फ का संघर्ष का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कि डेहर्नडॉर्फ संघर्ष को किस तरीके से इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया है। प्रोफेसर डेहर्नडॉर्फ का संघर्ष का सिद्धांत सत्ता के संबंधों पर आधारित है। प्रत्येक सामाजिक संगठन में सत्ता संरचना भी एक अभिन्न अंग होता है। यह सत्ता की भावना वर्गों को अनेक स्वार्थों समूहों में संगठित कर उन्हें निश्चित स्वरूप प्रदान करता है और इसी से संघर्ष की भावना का विकास होता है। आज समाज के अध्ययन के लिए दो प्रकार के सिद्धांत प्रचलित है। पहला है समाज का एकीकरण और दूसरा है समाज का बल प्रयोग सिद्धांत। पहला सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक संरचना प्रक्रियात्मक रूप से एकीकृत व्याख्या है और प्रक्रियावादी प्रक्रियाओं द्वारा समाज संगठित रहता है। लेकिन दूसरा सिद्धांत संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है, जो सामाजिक संरचना को एक ऐसे संगठन के रूप में देखता है जिसे बल प्रयोग तथा बाहरी दबाव के द्वारा बनाए रखा जाता है। संगठन अपने अंदर ही ऐसी शक्तियों को उत्पन्न करता रहता है जो निरंतर परिवर्तन की प्रक्रियाओं के होते हुए भी संगठन को बनाए रखती है। एकीकरण का सिद्धांत समाज का अध्ययन एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में करता है, जबकि बल प्रयोग का सिद्धांत समाज की विशिष्ट इकाइयों जैसे वर्ग, दल, स्वार्थ समूह आदि पर अपना ध्यान केंद्रित कर परस्पर दबाव डालकर संगठन को बनाए रखता है। डेहर्नडॉर्फ ने बल प्रयोग सिद्धांत के आधार पर ही अपना संघर्ष सिद्धांत विकसित किया है। इनकी मान्यता है कि सामाजिक संरचना की व्याख्या समूह संघर्ष के आधार पर की जानी चाहिए। डेहर्नडॉर्फ ने इसे स्पष्ट किया है कि समाज में कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको दूसरे पदों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है, अर्थात समाज में शक्ति तथा सत्ता का वितरण असमान होता है। इसी से सत्ता संरचना का विकास होता है। इस सत्ता संरचना में असमान सत्ता वितरण से समाज अनेक वर्ग, दल व स्वार्थ समूहों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए दूसरों पर अनुचित दबाव डालता है, अर्थात एक वर्ग से दूसरे वर्ग सत्ता हथियाने की चेष्टा करता है। इन दोनों की दशाओं में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शासक वर्ग शासित पर अनुचित दबाव डालकर उनको अपने नियंत्रण में रखने की चेष्टा करता है, अर्थात अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगता है। समाज में प्रधानता और अधीनता की स्थिति के अनुरूप स्वतः ही दो विरोधी समूह, शासक शासित या अफसर तथा माहत पनप जाते हैं। यह दोनों वर्ग परस्पर विरोधी होते हैं। पहला है अनिवार्य रूप से समन्वित। प्रत्येक समूह में सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभुत्व भूमिकाओं के आधार पर दो अर्ध समूहों का निर्माण होता है जिनके परस्पर विरोधी स्वार्थ होते हैं। दूसरा है इस सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभुत्व भूमिका वाले विरोधी अर्ध समूहों के सदस्य अपने स्वार्थों सहित अलग अलग समूहों में संगठित हो जाते हैं। तीसरा है यह स्वार्थ समूह वर्तमान स्थिति को बनाए रखने तथा उसमें परिवर्तन लाने में परस्पर रूप से निरंतरता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। चौथा है इन स्वार्थ समूहों में ही संघर्ष होने से उनके सामाजिक संबंधों की संरचना में परिवर्तन तथा प्रभुत्व संबंधों में परिवर्तन के माध्यम से परिवर्तन होता है। इस प्रकार डेहर्नडॉर्फ का कथन है कि प्रत्येक सामाजिक संगठन में सत्ता के असमान वितरण के कारण परस्पर विरोधी स्वार्थ समूहों का होना और उसमें परस्पर संघर्ष होते रहना भी स्वाभाविक है। अतः समाज में संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता,
लेकिन उसकी तीव्रता को कम या उसके स्वरूप को बदला जा सकता है। जो लोग प्रभुत्व की स्थिति में हैं या सत्ता के केंद्र में हैं, उन पर दबाव डालकर संरचना में परिवर्तन लाया जा सकता है या आपसी समझौतों के द्वारा भी सत्ता को बांटकर भी सत्ता में परिवर्तन लाया जा सकता है। इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। आइए जानते हैं। वर्ग निर्माण में सत्ता के अतिरिक्त अन्य आवश्यक तत्व भी हैं, जैसे संरचना, प्रतिष्ठा, जीवन शैली आदि। दूसरा है, संघर्ष का एकमात्र कारण सत्ता ही नहीं है, वरन भाषा, धर्म, जाति आदि भी संघर्ष का आधार हो सकते हैं। तीसरा है, सत्ता संरचना में परिवर्तन होने से ही सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है, जैसा डेहनडॉर्फ का विचार है कि वरन परिवर्तन के अन्य कारक भी हैं। तो इस प्रकार से डेहनडॉर्फ ने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में संघर्ष के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।